अल्लाह साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। I welcome you all with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome all to you Hussaini Public High School Srinagar YouTube channel. Today my topic is regarding money manufacturing. First of all, I will define the term manufacturing. Manufacturing means conversion of raw material into a finished product with the help of machines. It is known as manufacturing. Means जब raw material को change किया जाता है into a finished product में with the help of machines, this process is known as manufacturing. और जो ये मैन्युफैक्चरिंग होता है ये किस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी में आती है? मशीन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये आती है सेकेंडरी एक्टिविटी। डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, क्वार्टनरी एक्टिविटी। मींस जो ये मैन्युफैक्चरिंग आती है ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है। सेकेंडरी एक्टिविटी वो किस्म की एक्टिविटी होती है जिसमें मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है इसको कहते हैं इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। दिस मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन economy of a country. This manufacturing is the backbone of the economy of the country. एक कंट्री का दरमदार मैन्युफैक्चरिंग पर होता है। एक कंट्री का दरमदार वहां कितनी इंडस्ट्री काम करती है। जितनी ज्यादा एक कंट्री में सेकेंडरी एक्टिविटी होती है उतनी वो ज्यादा डेवलप्ड होती है। जिस कंट्री में ज्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटी के साथ होते हैं उतनी वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती है। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है ये बैकबोन एक कंट्री की होती है। किस तरह कह सकते हैं, इसकी इफादियत क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स मैन्युफैक्चरिंग के ये हैं कि पहले ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता थे, वो प्राइमरी एक्टिविटी के साथ वाबस्ता थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया लोग शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स द सेकेंडरी एक्टिविटी। नंबर 2, इसने जो डिस्पैरिटीज अमंग कम्युनिटीज थी, क्योंकि जो बैकवर्ड एरियाज थे वहां कोई और सोर्स नहीं था। लेकिन जो ही ये इंडस्ट्रीज वजूद में आ गई, ज्यादा बहुत सारी इंडस्ट्रीज बैकवर्ड विलेजेस में लगाई गई जिसकी वजह से वहां के लोग जो है उनको रोजगार मिला। और रोजगार की वजह से जो रीजनल डिस्पैरिटीज थी वो बहुत हद तक कम हो गई। नंबर 3, क्या बेनिफिट आ गया कि प्रोडक्शन हाई निकल गई। प्रोडक्शन किस तरह हाई निकल गई? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो चीजें बनाई गई इससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल गया। बढ़ावा किस तरह मिल गया? हैंडपंप्स बनाए गए, मोटर्स बनाए गए, पाइप्स बनाए गए,
फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स नए नए बनाए गए इन कारखानों में, जिसकी वजह से एक जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ गई, वो बढ़ गई ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। जब प्रोडक्शन बढ़ गई, इससे फॉरेन एक्सचेंज पैदा हो गया। और क्या बेनिफिट है मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग के फायदे ये है कि फॉरेन एक्सचेंज और जो स्टार्वेशन थी, जो लोग भूख से मरते थे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, जब सनती इंकलाब आ गया, इस सनती इंकलाब ने बहुत हद तक स्टार्वेशन कम की। जब लोगों को खाना मिल गया और स्टार्वेशन बहुत हद तक कम हो गई। These were the benefits of the manufacturing. Second, factors affecting the location of an industry। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से हम किसी जगह इंडस्ट्री डालते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स है। कुछ फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो नेचुरल फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं, और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। जो दोनों फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जब हम किसी जगह इंडस्ट्री डालते हैं। नेचुरल फैक्टर्स कौन से हैं? फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं? फिजिकल फैक्टर्स नंबर 1 इट्स अ लोकेशन। जिस जगह हम इंडस्ट्री डालेंगे उस जगह की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। जब लोकेशन अच्छी होगी तो वो इंडस्ट्री बूम हो जाएगी। अगर उसकी लोकेशन अच्छी नहीं है, वो इंडस्ट्री आगे जाकर तरक्की की मंजिल पार नहीं करेगी। मींस नंबर 1 फैक्टर विच इज नोन एज द फिजिकल फैक्टर इज द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। नंबर 2 रॉ मटेरियल। जिस जगह हम इंडस्ट्री डालेंगे वहां अवेलेबल रॉ मटेरियल होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं दूंगा एक स्कूल की। अगर हम उस जगह स्कूल डालेंगे जिस जगह लोकेशन अच्छी नहीं है, बच्चे वहां पढ़ने नहीं आएंगे, वो स्कूल आगे जाके कर तरक्की नहीं करेगा। और जब अच्छी लोकेशन पर हम एक स्कूल डालेंगे, वहां जो बच्चे होते हैं, बच्चों की तादाद जब वहां ज्यादा होती है, वो स्कूल आगे जाकर मंजिल पार करता है। वो आगे जाकर स्कूल अच्छे तरीके से फंक्शन करता है। मींस जो स्कूल होता है वो स्कूल डिपेंड होता है लोकेशन पर भी, रॉ मटेरियल पर भी। मीन्स एक इंडस्ट्री तब तरक्की करती है जब उस इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से रॉ मटेरियल मिलता है। अगर रॉ मटेरियल दूर से मिलता है, इंडस्ट्री एक जगह है, रॉ मटेरियल बहुत दूर से मिलता है, वो इंडस्ट्री आगे जाकर तरक्की नहीं करती है, वो बंद हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स वहां से बनते हैं, वो हाई कॉस्ट के होते हैं, वो कंपटीशन मार्केट में नहीं करते हैं, वो इंडस्ट्री बैठ जाती है। मींस रॉ मटेरियल भी एक फैक्टर है, जिस फैक्टर ये एक फिजिकल फैक्टर है फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। नंबर 3 इज द क्लाइमेट। जिस जगह हम इंडस्ट्री डालेंगे उस जगह का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए।
हम लद्दाख में इंडस्ट्रीज नहीं डालते क्योंकि वहां रगड टोपोग्राफी है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वहां का क्लाइमेट फीजिबल नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर हम इंडस्ट्री नहीं डालते। हम उस जगह इंडस्ट्री डालते हैं जिस जगह क्लाइमेट अच्छा होता है। नंबर 4, वाटर। एक इंडस्ट्री उस जगह डाली जाती है जहां पर वाटर अवेलेबल होता है। क्यों? वाटर क्या रोल अदा करता है? क्योंकि वाटर जो होता है ये जो वहां पर मटेरियल बन जाता है ये प्रोसेसिंग में काम आता है। जब हम किसी चीज को दूसरी चीज में चेंज करते हैं, इस दौरान इस प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ जाती है। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा वह इंडस्ट्री नहीं चलेगी। मींस एक और फैक्टर है फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज द वाटर। वाटर हमें प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है, वाटर वहां के वर्कर्स इस्तेमाल करते हैं, वाटर वहां पीने के लिए इस्तेमाल होता है, वाटर वहां डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, जो लैंड होता है, लैंड अवेलेबल होना चाहिए और वो लैंड रगड टोपोग्राफी नहीं होनी चाहिए, वो प्लान होनी चाहिए जिस जगह इंडस्ट्री आराम से डाल सकते हैं, जहां पर आराम से डिग कर सकते हैं, जहां पर आराम से हम इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर रगड टोपोग्राफी होगी, वहां स्टोन्स होंगे, वहां बोल्डर्स होंगे, हाँ वहां इंडस्ट्रीज नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वहां हम आराम से वहां पर उस जगह पर हम इंडस्ट्री नहीं डाल सकते हैं। These were the physical factors and some are human factors. कौन से ह्यूमन फैक्टर्स? नंबर 1, एक इंडस्ट्री जहां पर हमें चलानी है, हमें अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होना चाहिए अवेलेबल और लो कॉस्ट पे होना चाहिए लेबर अवेलेबल। मींस इंडस्ट्रीज हम हमेशा जहां पर डेंस पॉपुलेशन होती है वहीं पर हम इंडस्ट्रीज डालते हैं क्योंकि लेबर बहुत इजीली वहां पर अवेलेबल होता है। नंबर 2, स्किल्ड प्रोफेशनल्स। वो लेबर स्किल्ड होनी चाहिए, उनमें हुनर होना चाहिए, फिर हम इंडस्ट्री डाल सकते हैं। नंबर 3, कैपिटल। जो मालदार होता है वही इंडस्ट्री डालता है, जो गरीब होता है वह इंडस्ट्री नहीं डाल सकता है क्योंकि कैपिटलिस्ट होने चाहिए, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होने चाहिए। जब कैपिटलिस्ट होता है तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, वो न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, फिर वो इंडस्ट्री बूम हो जाती है। नंबर 5, वहां मेडिकल, एजुकेशनल एंड बैंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी, अस्पताल साथ में होना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन साथ में होनी चाहिए क्योंकि वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके बाल बच्चे वहां एजुकेशन हासिल भी करते हैं, यहां से उनके पेरेंट्स काम भी करते हैं। मींस वहां पर बैंकिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए क्योंकि जो भी कैश आता है इस इंडस्ट्री में नजदीकी बैंक होना चाहिए, बैंक भी फैसिलिटी आराम से देना चाहिए, तब इंडस्ट्री चलती है। तो मींस ये फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। तीसरा टॉपिक रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो ये है industries on the basis of raw material। इंडस्ट्रीज बहुत सारी किस्मों की होती है। वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, नंबर 2 इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज,
Number 3 is marine based industries. Number 4 is forest based industries. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट होती है, उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सपोज कॉटन, शुगर, ये इंडस्ट्रीज होली एंड सोली डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पर। नंबर 2 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स पर डिपेंडेंट होती है, मींस आयरन एंड स्टील। स्टील इंडस्ट्री। marine based industries which is based on water, example fish industry, example salt industry। ये इंडस्ट्री मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट्स पर डिपेंडेंट होती है, जो हम फर्नीचर बनाते हैं, जो हम दरवाजे बनाते हैं, जो हम खिड़कियां बनाते हैं, हम वहां पर होनी भी हासिल करते हैं। वो होनी इंडस्ट्री भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। हम वहां पर मेडिसिनल प्लांट्स हासिल करते हैं, वो मेडिसिन में हासिल करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर नोन एज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ऑन द बेस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज दो किस्मों की होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, नंबर 2 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो ज्यादा एरिया पर फैली हुई होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो कम एरिया पर फैली हुई होती है। ऑन द बेस ऑफ वेट इंडस्ट्रीज दो किस्मों की होती है। वन इज हेवी इंडस्ट्री, नंबर 2 इज लाइट इंडस्ट्री। हेवी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जहां प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, उनका वजन ज्यादा होता है। एंड लाइट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो वहां प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, उनका वजन जो होता है हल्का होता है। उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। और हैवी इंडस्ट्रीज की जो एग्जांपल है वो आयरन एंड स्टील है। और जो लाइट इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जहां पर तैयार किए जाते हैं वो लाइट होते हैं वेट में, उनको कहते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क इंडस्ट्रीज दो किस्मों की होती है। वन इज कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, another is basic industry। बेसिक इंडस्ट्री वो किस्म की इंडस्ट्री होती है जिस इंडस्ट्री में चीजें तैयार की जाती हैं फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। जहां पर चीजें तैयार की जाती हैं, जहां पर चीजें बनाई जाती हैं, वो चीजें बनाई जाती है फॉर द अदर इंडस्ट्रीज, मींस उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। एग्जांपल आयरन एंड स्टील, नंबर 2 एल्युमिनियम इंडस्ट्री,
ये चीजें तैयार की जाती है, बनाई जाती है, लेकिन ये एक इंडस्ट्री, बल्कि जो बाकी इंडस्ट्रीज है उनकी बेसिस जो होती है वो बेसिक इंडस्ट्री से तैयार की जाती है। मीन जो भी चीजें तैयार की जाती हैं वो अपने लिए नहीं, अपनी इंडस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि बाकी इंडस्ट्रीज के लिए वो यूज किया जाता है। मीन्स दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। These industries are known as basic industry and consumer based industries। वो industries होती है जो particularly for their consumers के लिए बनाई जाती है। Example, toothpaste, sugar। ये शुगर, ये इंडस्ट्रीज जो होती है, शुगर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज जो होती है ये पर्टिकुलरली कंज्यूमर के लिए होती है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। On the basis of ownership। इंडस्ट्रीज बहुत सारी किस्मों की होती हैं। पब्लिक इंडस्ट्रीज, नंबर 2 प्राइवेट इंडस्ट्रीज, नंबर 3 कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, Number 4 joint industries, पब्लिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिनको जो गवर्नमेंट बेस्ड होती है। जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज होती है उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं पब्लिक इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो कोई इंडिविजुअल लगाता है इसको कहती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज। टिस्को, एग्जाम्पल टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये प्राइवेट इंडस्ट्री। पब्लिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो गवर्नमेंट की होती है। कोऑपरेटिव जॉइंट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें दोनों इन्वॉल्व होती है, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। मीन्स कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट इस जॉइंट इंडस्ट्री का मालिक होता है। उस इंडस्ट्रीज को कहते हैं जॉइंट इंडस्ट्रीज। मीन्स जॉइंट इंडस्ट्री में दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, पब्लिक भी, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट की भी, मिलके ये इंडस्ट्री लगाते हैं। उस इंडस्ट्री को हम कहते हैं जॉइंट इंडस्ट्री। नंबर 3 कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री मींस वो इंडस्ट्री जिसमें कोऑपरेशन, ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो इंडस्ट्री बनाते हैं। मींस cooperative industries are those industries which are owned and cooperated, which are owned and cooperated by their group of individuals, by their group of individuals। इसको हम कहते हैं cooperative industries। Means these are operated by their producers and suppliers, producers or suppliers of the raw material। उस इंडस्ट्री को कहते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री, एग्जाम्पल अमूल इंडस्ट्री।
इसके बाद दूसरा टॉपिक विच इज नोन एज किस तरह ये इंडस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। Pollutes the environment. इंडस्ट्रीज किस तरह हमारे माहौल को आलूदा बना देती हैं। आप देख रहे हो कि दिल्ली जो है, इस दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, हाई लेवल पोल्यूशन है ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। सन्नती इंकलाब की वजह से हमारा माहौल जो है, हमारा माहौल बहुत ज्यादा खराब हुआ है, डिटरेट हुआ है। अब किस तरह? नंबर 1 एयर पोल्यूशन। जो भी चिमनीज से, इंडस्ट्रीज से निकलता है धुआं, स्मोक और वेस्ट जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, इसकी वजह से हमारा एयर जो है, इसकी क्वालिटी जो है वो खराब होती जा रही है और हमारे माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है। हमारा एयर खराब हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फूट पड़ती है जिनको हम कहते हैं एयरबोर्न डिजीजेस। क्योंकि ये धुएं की वजह से ये जो सॉलिड, जो डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं इन इंडस्ट्री से, वो सस्पेंडेड रहते हैं एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट जो है वो खराब होता है और जो हवा जो होता है ये डिटरेट हो जाता है, ये खराब हो जाता है, एयर की क्वालिटी खराब होती है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एयरबोर्न डिजीजेस पैदा हो जाती है। नंबर 1, it creates air pollution and it destroys our environment. Number 2, water pollution. किस तरह वाटर पोल्यूशन करता है ये एनवायरनमेंट? वाटर पोल्यूशन इस तरीके से करता है क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री से, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हम फेंकते हैं दरियाओं में, स्ट्रीम्स में, जिसकी वजह से वो पानी पीने के लायक नहीं रहता है, वो पॉइजन वो पानी बन जाता है और हमारा पानी खराब हो जाता है। इससे हमें सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचता है बल्कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी खराब होते हैं, एनिमल्स जो ये पानी पीते हैं उनमें भी बीमारियां पड़ जाती है, ह्यूमंस मीन्स ये सब को हमें एक दूसरे तरीके से खराब करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर डिजीजेस होती है वो कॉलरा, मलेरिया, वो वाटर पोल्यूशन की वजह से हो जाता है। ये वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज की वजह से हो जाता है क्योंकि हम वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें फेंकते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स पानी के साथ मिक्स होने के बाद प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। एनिमल्स जब ये पानी पीते हैं वो भी बीमार पड़ जाते हैं, एनिमल लाइफ भी खत्म हो जाता है, फ्लोरा एंड फौना भी खत्म हो जाता है और ह्यूमंस पर भी इफेक्ट पड़ जाते हैं। नंबर 3, इट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन हो जाता है जो इंडस्ट्री से निकल जाता है, शोर निकल जाता है, इससे डिफरेंट किस्म की बीमारियां पड़ जाती हैं, मींस डीफ एंड डम हो जाता है नॉइज पोल्यूशन से। नंबर 2, इस नॉइज पोल्यूशन की वजह से इरिटेशन हो जाती है। नंबर 4, ब्लड प्रेशर आ जाता है, ब्लड प्रेशर
हॉट प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये प्रॉब्लम्स हो जाती है ड्यू टू द इंडस्ट्रीज से, जिससे हमारा माहौल आलूदा हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। जो हमारा ओजोन है, इस ओजोन में जब हम डिफरेंट किस्म के केमिकल्स डंप करते हैं, वो वहां से, इससे हमारी ओजोन लेयर खराब हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। नंबर 5, हमारी लैंड जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि इस लैंड में डिफरेंट किस्म के केमिकल्स जो इन इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल जो इन इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, ये हम डंप करते हैं लैंड में, और लैंड खराब होती है और हमारा एग्रीकल्चरल लैंड कम होता जा रहा है। जब हम इंडस्ट्री डालते हैं और इंडस्ट्री में जो एप्लायंस निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, वो हम डायरेक्ट इस एग्रीकल्चर लैंड में लगाते हैं और वहां से कोई भी चीज की ग्रोथ नहीं हो जाती है और एग्रीकल्चर लैंड डे बाय डे कम होता जा रहा है। और एक चीज कि एक्वेटिक लाइफ जो वाटर में पाई जाती है वो भी खत्म होती है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो ये चीजें एक इंसान को करती है, इस माहौल को आलूदा करने में एक अहम रोल ये इंडस्ट्रीज अदा करती है। और क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा हम मिनरल्स निकालते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री तब चलती है जब इसको रॉ मटेरियल होगा। जब हम ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल निकालते हैं जमीन से, माइनिंग ज्यादा होती है और बहुत सारे गैसेस जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है और हमारी जमीन खराब हो जाती है। यहां ज्यादा माइनिंग की जाती है, जिसकी वजह से यह हमारे माहौल को आलूदा करने में एक अहम रोल अदा करता है। अब ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स की वजह से हम इस माहौल में जो पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन लेवल किसी हद तक कम करेंगे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द मेजर्स इन। थैंक्स, गुड बाय, वॉच नेक्स्ट। अहमद है।